अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सवाल जवाब के सिलसिले में आपको खुश आमदीद। आज का जो पहला सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो मुझे इस चैनल के अलावा जो दूसरा मेरा चैनल है उसके ऊपर एक दोस्त हैं, उन्होंने सवाल पूछा है और इनका नाम है मंजूर अहमद साहब। इन्होंने कहा है कि सर, आई सफर्ड अ मेजर हार्ट अटैक ऑन 29 December 2021 बाई वॉचिंग सम वीडियोज़ ऑन यूट्यूब हु स्ट्रांगली रिकमेंड टू ईट रेड मीट विद वाइट फैट्स. They recommended to drink ghee and eat butter. Consequently, I suffered heart attack and doctors in the CCU कहते हैं coronary care unit को, managed to save my life. My LAD क्या होती है? Left anterior descending artery, जो खून की वो नाली है जो दिल की दाईं जो एक lateral side होती है उसको खून मुहैया करती है, उसके सबसे बड़े जो पट्टे होते हैं उनको, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल के एक हिस्से को, was 100% blocked. रेमस 90%, रेमस इंटरमीडिएट होती है, एक ये छोटी सी ब्रांच होती है, तो उसकी वो बात कर रहे हैं कुछ लोगों में। ये 90% ब्लॉक्ड एंड हैड अनोमलस आरसीए क्या होती है? राइट कोरोनरी आर्टरी, जो दिल की दाईं साइड को खून मुहैया करती है। ये बिल्कुल इसकी लोकेशन एलएडी से अपोजिट साइड पे होती है। और अनोमलस क्या होता है कि ये एक एनोमली है, ये एक कुछ लोगों में होती है बचपन से ही और हर एक में नहीं होती कि इस तरह का इसका प्रॉब्लम होता है। दीज वीडियोज सेड दैट स्टैटिन इज बिलियंस ऑफ द डॉलर बिजनेस. These companies are ruining public health. I had to pay a heavy price by increasing my cholesterol above 300 and triglyceride 200. Allah has given me a new life. Now my total cholesterol is 90, LDL जो है वो 58 है, HDL is 46. I'm taking statins, beta blockers, blood pressure medications and SGLT2 inhibitors ले रहे हैं. I am asymptomatic until I lift weight, climb stairs and walk for more than 30 minutes. तो ये जो मंजूर साहब ने ये जो सवाल किया ना, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर आपको पता है कि कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था, ये बात कर रहे हैं कीटो डाइट की। अब इन्होंने क्या बात की है, मैं वो दोस्त जो उर्दू समझते हैं और इंग्लिश नहीं समझते उनके लिए मैं बता देता हूँ। इनका ये कहना है कि यूट्यूब पे जो कीटो डाइट की इतनी वीडियोस पड़ी हैं उनको देखते हुए इन्होंने कीटो डाइट शुरू की। बहुत ज़्यादा इन्होंने चिकनाई वाली चीज़ें खाई, इन्होंने गोश्त खाया, तो उसके बाद से इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा, 300 के करीब। इसी तरह से इनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो भी 200 पे चला गया, जो कि नॉर्मली 150 होता है। और उसके बाद इनको दिल के अटैक हुए, और दिल के अटैक हुए, फिर डॉक्टरों ने इनको मैनेज किया सीसीयू में, जो दिल का डिपार्टमेंट होता है। फिर उसके बाद से अब ये वो नहीं करते कीटो डाइट, और इन्होंने फिर बताया कि इनका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है HDL वो कितना है, फिर LDL बुरे वाला कोलेस्ट्रॉल वो कितना है, बाकी कोलेस्ट्रॉल का इन्होंने जिक्र किया। अब मैं दोस्तों से कल भी मैंने जिक्र किया था, और मैं इस सवाल के जवाब में, अगरचे इन्होंने सवाल नहीं पूछा लेकिन इनकी मेहरबानी के इन्होंने एक ऐसी चीज़ शेयर की है जो मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, कि मैंने पहले भी कहा था कि जब मैंने भी कीटो डाइट पे वीडियो बनाई थी और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था, मैंने इसको फिर फॉलो किया। मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 दिन के लिए फॉलो किया, तो मुझे ये पता चला था कि ये एक शिद्दत पसंदी का काम है। ये आप देखें, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं खाते ऐसे जिसमें चिकनाई है। ये एक इंतहा है। दूसरी इंतहा है कि आप हर किस्म का ऐसा जो आपने एहतियात करनी होती है उसको आप छोड़ देते हैं, और आप ये सब कुछ खाते हैं जो हम लोग मना करते हैं। ये दूसरी इंतहा है। मैंने उस वीडियो के नतीजे में और फिर कीटो डाइट को फॉलो करते हुए ये अंदाज़ा लगाया कि दरमियान में रहें आप दो काम करें, दो में से एक कर लें। कि पहला ये करें कि आप जो आपका डॉक्टर मना करता है कि ये आपके लिए जो खाने हैं इनके अंदर चिकनाइयाँ बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर शुगर या ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो ये मत लें। तो एक तो वो ना लें। कोशिश करें कि जो चार्ट होता है आपका, मुश्किल होता है इसको फॉलो करना, लेकिन आप उसको फॉलो करें। कानों को ये बातें अच्छी लगती हैं कि आप इसको ना फॉलो करें, आप जो मर्ज़ी खाएँ, कुछ नहीं होगा आपको। हमारे कान सुनना भी ये कह लें कि इंसानी कमज़ोरी है कि वही चीज़ें चाहते हैं, लेकिन जैसे इन भाई ने जिक्र किया कि उसका फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है, एक तो इस चीज़ को आप फॉलो करें कि दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। दूसरा फिर होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है कि आप एक तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के लिए एज अ मुस्लिम हम लोग रोज़े रखते हैं। एक साइंसी रोज़ा होता है। साइंसी रोज़ा क्या होता है कि आप हफ्ते के 2 दिन आप बहुत कम खाते हैं, एक बुनियादी कैलोरीज लेते हैं आप 700, 800, 1000, और बाकी दिनों में आप रूटीन में खा सकते हैं। यानी या एक दिन छोड़ के आप एक दिन आपका रोज़ा होता है। रोज़े से मुराद ये नहीं होता कि आपने कुछ नहीं खाना पीना, बल्कि आप कम से कम खाते हैं। और दूसरा ये होता है कि फिर अगले दिन आप रूटीन का खाएं, आपको कोई इतनी रुकावट नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं।
तो जिस तरह मैं फॉलो करता हूँ मैं भी आपको इससे शेयर कर देता हूँ कि मैंने वेट मशीन रखी हुई है। मैं एक अपना जो सर्टन वेट है उसको मेंटेन रखता हूँ। फिर अगर बहुत ज़्यादा तंग आ जाऊँ तो फिर 1-2 दिन के लिए ओवर ईटिंग भी इंसान कर लेता है। लेकिन जब आप वेट मशीन पे नज़र दौड़ाते हैं तो फिर आप मज़ीद फिर मोहतात भी होते रहते हैं। तो कोशिश यही करें कि दरमियान का रास्ता इख्तियार करें। जो कीटो डाइट है वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बाज़ लोगों के लिए बहुत उनकी जान को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे इन्होंने जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्वाइव कर गए और अब इनको ये चीज़ की समझ आ गई है कि किस तरफ चलना है। जो डॉक्टर्स हैं, हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को मानते हैं। हम देखते हैं कि एक तजर्बा हुआ, 200 लोग थे, उनको 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। 100 लोग थे, उनको कीटो डाइट दी गई। 100 लोग थे, उनको कीटो डाइट नहीं दी गई और उनको रूटीन का जो एक चार्ट हम फॉलो करवाते हैं वो करवाया गया। फिर 2 साल के बाद देखा गया कि किसको कितना नुकसान हुआ और कितना फ़ायदा हुआ। फिर उसकी बुनियाद पे एक नतीजा निकलता है कि ये है कि ऐसे करना चाहिए। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इसे कहते हैं। तो इससे हमें भी, ये हम लोग जो आप लोगों को बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ये हम में से किसी ने खुद इस चीज़ के तजर्बे नहीं किए। लेकिन साइंस की दुनिया में जो बड़े बड़े इदारे होते हैं जो जवाबदेह हैं पूरी दुनिया को, वो ये तजर्बात करते हैं। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में माहौल नहीं है रिसर्च का, वरना तो पाकिस्तान जिसकी आबादी 22.5 करोड़ है, वहाँ पे जितनी रिसर्च हो सकती है, हमारी अपनी मैं बात कर रहा हूँ, अगर हुकूमतें चाहें तो शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में हो सकती हो। क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पे बड़े मुखलिस हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जब तक पाकिस्तान में ये माहौल नहीं बनता, हमारी अपनी स्टडीज़ नहीं आती, उनके नताइज नहीं निकलते, और नताइज भी वो जो ऑनेस्ट हों, ईमानदाराना हों, तो प्लीज़ जो आपको आपका डॉक्टर एडवाइस देता है तो उसको ज़रूर फॉलो करें। तो इन जो मंजूर साहब ने शेयर किया है, ये उनकी मेहरबानी और बहुत ये हमें इससे फ़ायदा होगा। इसके बाद अगला जो सवाल है उसकी अगर हम बात करें तो वो है इकबाल न्याजी साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि इफ़ स्टेम सेल्स फॉर मेलानोसाइट आर एग्जॉस्टेड एंड हेयर बिकम्स ग्रे, देन आवर स्किन शुड आल्सो टर्न ग्रे और वाइट, इट इज़ नॉट सो वाई। ये भी इकबाल न्याजी साहब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। पहले मैं इस सवाल के पूछने की आपको ना वजह बता देता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कल मैंने अपना जो मेन चैनल है उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो इस बारे में थी कि जो परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, हम बहुत ज़्यादा जो छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, तो हमारे जिस्म का एक सिस्टम होता है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो एक्टिव होता है। वो हमारे जो बालों की जड़ें होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहाँ पे कुछ सेल पड़े होते हैं जिसको हम कहते हैं मेलानोसाइट। वो हमारे बालों का रंग काला करते हैं, एक पिगमेंट बना के, जिसको हम कहते हैं मेलानिन। अब वो जब ये काम करते हैं तो वो जाहिर है कि कुछ अरसे के बाद वो ख़त्म होते जाते हैं, लेकिन उनको नए सेल बनाने के लिए, नए मेलानोसाइट के लिए हेयर फॉलिकल्स के अंदर ही स्टेम सेल पड़े होते हैं। जो स्टेम सेल्स की पूरी फिर मैंने बात की थी, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख लें क्योंकि यहाँ पे लंबी हो जाएगी बात। तो वो जो स्टेम सेल है वो क्योंकि फिर जब इस्तेमाल होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो नए मेलानोसाइट बनते हैं, तो हमारे बाल कैसे रहते हैं? काले। लेकिन जब हम स्ट्रेस में जाते हैं तो जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जिसको फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहा जाता है, वो बनाता है एक हार्मोन जिसको हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। वो बनता है बहुत ज़्यादा तादाद में। वो जो ये स्टेम सेल जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, वो उसको टेकअप कर लेते हैं, वो उसको ले लेते हैं और बहुत जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़रूरत भी नहीं होती लेकिन मेलानोसाइट बना के और अपनी तादाद को ख़त्म कर लेते हैं। अब जो स्टेम सेल्स होते हैं वो क्योंकि पूरी ज़िंदगी के लिए पड़े होते हैं नई चीज़ें बनाने के लिए, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो मेलानोसाइट नहीं बनते। जब मज़ीद मेलानोसाइट नहीं बनते तो मेलानिन नहीं बनता बालों के लिए। जब वो नहीं बनता तो फिर हमारे जो बालों का रंग है वो मेलानिन है नहीं, तो वो वाइट या ग्रे हो जाता है। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन जो न्याजी साहब पूछ रहे हैं तो इनका ये जवाब है कि जो स्किन के स्टेम सेल हैं वो अलहदा हैं, उनका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर ये स्टेम सेल ख़त्म हो जाएंगे तो बालों पे इसका असर होगा। लेकिन अगर जो स्किन के स्टेम सेल्स हैं अगर वो मुतासर नहीं होते आपके स्ट्रेस से, तो आपकी जो जिल्द का रंग है वो काला नहीं होगा, सफ़ेद नहीं होगा, वो वही रहेगा जो आपका है। जो हमारी जिल्द का रंग कब काला होता है? आप आज 2 दिन के लिए सूरज की जो रोशनी उसमें ज़्यादा रहना शुरू कर दें तो तीसरे चौथे दिन आपको खुद नज़र आ जाएगा कि आपका जो टैनिंग शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूरज की छांव को रोकने के लिए हमारी जिल्द के अंदर जो मेलानोसाइट है वो फौरी तौर पे मेलानिन बनाती हैं और हमारा रंग जो है गर्मियों में वो पक्का हो जाता है। लेकिन जैसे ही सर्दियों में आती हैं या आप रहना शुरू कर दें जो गोरों के इलाके हैं, तो वहाँ पे आपको टैनिंग नहीं होगी जब तक आप सूरज की छांव के सामने डायरेक्टली नहीं आएंगे। तो न्याजी साहब, क्योंकि जो स्टेम सेल स्किन के होते हैं वो अलहदा होते हैं और जो हेयर फॉलिकल्स के हैं वो अलहदा हैं, तो हेयर फॉलिकल्स के जो स्टेम सेल हैं स्ट्रेस की वजह से वो इस्तेमाल होते हैं। तो कल मैंने यही लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा जो आम बातें हैं उन पर परेशान ना हुआ करें। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो अगर
परेशानी आपके स्टेम सेल को मुतासर कर सकती है, जो आपकी पैदाइश से लेके आपकी ज़िंदगी के आखिर तक चलते हैं। तो इसका मतलब है स्ट्रेस हमारे जिस्म के पता नहीं किस किस हिस्से को मुतासर कर रही है। इस पर रिसर्च अभी चल रही है। तो कोशिश करें कि मुमकिन हद तक जो परेशानियां हैं, टेंशन हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। तो ये उम्मीद है कि आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा और बाकी लोगों को भी कुछ समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो वो मज़ीद मुझसे सवाल पूछ सकते हैं इसी चैनल पे या दूसरे चैनल्स पे भी। आज का जो अगला सवाल है और आखिरी सवाल है वो इस वीडियो का, वो है गुज़नफ़र अली साहब ने पूछा है, आई हैव 4 स्टेंट इन माई ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल कौन सी हैं? खून की वो नालियाँ जो दिल के पट्टों को खून पहुंचाती हैं, जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये 3 होती हैं। एक होती है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो लेटरल साइड पे जाती है, एक सामने आती है लेफ़्ट जो एंटीरियर डिसेंडिंग साइड पे जाती है, उसको हम कहते हैं LCX यानी लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। और जो राइट साइड पे आती है वो आती है राइट कोरोनरी आर्टरी। और जो LCX है और LAD है, ये क्योंकि लेफ़्ट मेन से आती हैं तो आमतौर पे 3 भी हम कह सकते हैं, 4 भी कह सकते हैं। यानी लेफ़्ट मेन आर्टरी, फिर लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फिर लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये कह रहे हैं कि आई हैव 4 स्टेंट इन माई ब्लड वेसल्स, आई एम आल्सो पेशेंट ऑफ एस्थमा, यानी जो सांस की बीमारी होती है, जब सांस बाहर निकालते हैं तो सांस की नालियों का जकड़ाव होता है। क्वेश्चन इज़ व्हाट शुड बी द मेडिसिन टू मेंटेन नॉर्मेलिटी एंड डाइट रूटीन टू बी सेफ एंड रिमेन हेल्दी टेकिंग मेडिसिन। आगे इन्होंने क्योंकि जो नाम लिए हैं वो ब्रांड हैं, तो वो मैं छुपा के आपको इनके जो जेनरिक हैं वो बता देता हूँ कि उन्होंने एस्प्रिन ले रहे हैं, वो फिर जो ARB जिसको हम कहते हैं, जो टेंशन रिसेप्टर ब्लॉकर है, वो ले रहे हैं। और वो फिर एक ले रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है वो ले रहे हैं। ये इनके साथ में जेनरिक नेम आपको ये साथ शो कर देता हूँ। इज़ देयर एनी एडिशन रिक्वायर्ड एंजियोप्लास्टी डन इन 2016? ये भी बहुत अहम सवाल है गुज़नफ़र अली साहब का। और इस पे मैं अगर बात करूं तो 2016 में इनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इनकी खून की 4 नालियों में क्लॉट का था मसला, तो ज़ाहिर है वहाँ पे स्टेंट रखा गया होगा। जब हमारी खून की नालियों में क्लॉट बनता है तो उसकी वजह होती है कुछ रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हम तब्दील कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। कुछ रिस्क फैक्टर हमारी ज़िंदगियों में ऐसे होते हैं जिनको हम तब्दील नहीं कर सकते, उनको कहते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में कौन से हैं? जैसे अगर आप मर्द हैं तो आप में रिस्क ज़्यादा है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। आपकी फैमिली में अगर ये दिल का मसला है तो आपका फैमिली हिस्ट्री का रिस्क है, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। और इसी तरह से आपकी बढ़ती हुई उम्र के साथ दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, आप एज को तब्दील नहीं कर सकते। अब रिस्क फैक्टर जो तब्दील हो सकते हैं, अगर हम उनको तब्दील करें तो हम हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं, चांसेस यही हैं। और अगर हार्ट अटैक हो गया है तो हम दोबारा होने से भी बच सकते हैं। अब जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है उसमें सबसे बड़ा है सिगरेट। पी रहे हैं तो छोड़ दें। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको मैनेज करें, जैसे इनको दवाई मिल रही है। और इसी तरह से अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो मुमकिन हद तक दवाइयों से और अपने जो डे टू डे लाइफ में तब्दीलियां लाने से, अपनी खुराक में जो तब्दीलियां हम ला सकते हैं उनकी मदद से ब्लड प्रेशर को मैनेज करें। यानी ब्लड प्रेशर और शुगर मैनेजेबल बीमारियां हैं, ट्रीटेबल नहीं हैं कि आप उनको मैनेज कर सकते हैं, एक लेवल पे रख सकते हैं। शुगर के मरीज़ हैं तो दवाइयों से, फिज़िकल एक्टिविटी से, खुराक के एहतियात से उसको एक ख़ास लेवल पे रखें, उसको मैनेज करें। इसी तरह से आपकी अगर फिज़िकल एक्टिविटी कम है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो डेली कोई एक्सरसाइजेज़ की रूटीन डालें। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सर गुज़नफ़र अली साहब, एक तो आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि आप अगर सेकेंडरी प्रिवेंशन चाहते हैं कि पहले हार्ट अटैक हो चुका है तो दूसरे को बचाना है, तो आपने ये मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर हैं उनका ख्याल रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपको दवाइयाँ दी गई हैं इसमें एस्प्रिन का बहुत रोल है। नई तहकीक ने यह बताया है कि वो लोग जिनको अभी तक दिल का अटैक नहीं हुआ उनको एस्प्रिन या तो लेनी नहीं चाहिए, या अगर उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और 40 और 59 एज है और उनके कोई रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है तो तब उनके डॉक्टर के मशवरे के साथ उनको लेनी चाहिए। लेकिन वो लोग जिनको दिल का अटैक पहले हो चुका है तो उनको ये दवाई ज़रूरी है सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए। तो आपकी जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर की हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की हैं, चाहे वो एस्प्रिन है, तो वो आपने जारी रखनी है। जो आपने पूछा है कि आपको खाने में क्या खाना चाहिए। देखिए, 2 किस्म की डाइट पे आपने तवज्जो देनी है। एक को हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट, एक को हम कहते हैं डैश। डैश क्या होता है? डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इन खुराकों को हम कहते हैं कि ये ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ और जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खुराकें हैं। एक आम आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। आपकी खुराक में सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी खुराक में फल ज़्यादा होना चाहिए, आपकी खुराक में फ़िश होनी चाहिए, ख़ासतौर पे फैटी फ़िश जिनको हम कहते हैं। और इसी तरह आप दिन में एक दफ़ा जो है वो
अंडा खा सकते हैं। और आपकी खुराक में जो बड़ा गोश्त होता है, रेड मीट, वो कम होना चाहिए। आपकी खुराक में जंक फूड कम होना चाहिए। आपकी खुराक में नमक का इस्तेमाल कम होना चाहिए। आपकी जो खुराक है उसके अंदर जो चिकनाई वाली मुरक्कन चीज़ें हैं वो कम होनी चाहिए। अगर इस अप्रोच को आप फॉलो करते हैं तो उम्मीद यही है कि आप इंशाल्लाह जो सेकेंडरी कोई अटैक है या बाद में होने वाला कोई मसला है, आप उससे बिल्कुल महफूज रहेंगे। और कोशिश करें कि आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, जो दिल का माहिर होता है, उसको रेगुलरली फॉलो करें। उसके पास जितने अरसे के बाद वो बताते हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। अगर वो कोई किसी टेस्ट का कहते हैं तो वो करवा लें। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे आप ठीक रहेंगे। दोस्तों, सवाल जवाब के सिलसिले में कि चैनल को इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, घंटी का निशान ज़रूर आप वो दबा दें, प्रेस कर दें। और शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल। इसके अलावा बाकी तमाम बीमारियों को अगर आप उसके बारे में कुछ मेडिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं तो मेरा जो मेन चैनल है डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन, आप प्लीज़ उसको विजिट करें और सब्सक्राइब भी करें। और कोई इन तमाम चैनल्स पे 3 ही मेरे चैनल्स हैं, कोई वीडियो अच्छी लगती है और किसी और को लगता है कि वो फ़ायदा देगी तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।